नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अब्दुल सलाम बलराम कंप्यूटर कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नई क्लास में लेकर आए हैं संख्या पद्धति। इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से हमेशा आप लोगों को एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे हर एग्जाम में। इसलिए तो चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या है इसमें, जो संख्या पद्धति होती क्या है? संख्या पद्धति का मतलब होता है कि संख्याओं पर आधारित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम संख्या पद्धति में पढ़ेंगे। अर्थात हम कितनी चीजों का यूज करते हैं, किसी संख्या को लिखने के लिए दस अंकों का यूज करते हैं। मतलब हम संख्या पद्धति में कितने अंकों का यूज करेंगे? 10 अंकों का यूज करेंगे। देखिए अभी कौन कौन से अंक होते हैं? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने अंक हो जाएंगे? 10 अंक हो जाएंगे। इसलिए हम कितने अंकों का यूज करते हैं? 10 अंकों का यूज करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, किसी संख्या को हम हमेशा दाईं ओर से बाईं ओर स्थान पर लेते हैं। अर्थात कहाँ से लेंगे? हम दाएं ओर से हमेशा उसका स्थान लेंगे। जैसे जो पहला 4 है तो 4 कौन से स्थान पर आ रहा है? इकाई स्थान पर आ रहा है। 3 है, 3 किस स्थान पर आ रहा है? दहाई पे आ रहा है। 5 किस स्थान पे आ रहा है? सैकड़ा पे आ रहा है। 2 किस स्थान पे आ रहा है? हजार पे आ रहा है। 1 किस स्थान पे आ रहा है? 10,000 पे आ रहा है। 7 किस पे आ रहा है? लाख पे आ रहा है। ये चीज अगर हम करना सीख गए ना तो इस समय क्या संख्या को आसानी से लिखने में सुविधा होगी। चलिए हम देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसे। देखो जब हमने ये सारी चीजें कर ली तो हमें इससे अंदाजा हुआ कि लाख पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। इसे आसानी से हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं, देखो 7,12,534। अर्थात ये संख्या हम हिंदी में आसानी से लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए संख्या में अंकों का जातीय मान और स्थानीय मान ज्ञात करना। तो हम जातीय मान और स्थानीय मान कैसे ज्ञात कर ले? चलिए हम पहले देखते हैं कि जातीय मान को क्या कहते हैं। जातीय मान का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं लोकल वैल्यू। लोकल वैल्यू का मतलब होता है कि वो उसकी खुद की वैल्यू हो, उसे हम लोकल वैल्यू कहते हैं। देखो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान होता है। क्या होता है? उसकी खुद की वैल्यू होती है, वही उसका मान होता है। चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, मतलब वो कहीं पर भी हो, लेकिन जो उसकी वैल्यू होगी वही उसका जातीय मान होगा। चलिए एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 6 3 5 7 में 3 का जातीय मान क्या होगा? हमने क्या बताया था? जिस भी संख्या की हम जातीय मान पूछे हुआ है उसका खुद का मान ही जातीय मान होता था। 3 का जातीय मान पूछा, 3 का जातीय मान 3 ही होगा। ठीक, अगर 5 का जातीय मान पूछा है तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्थानीय मान की ओर। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, जो हमने आपको अभी पीछे बताई थी। प्लेस का मतलब होता है स्थान, मतलब इकाई स्थान पर है या दहाई स्थान पर है, उसी के आधार पर हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान के गुणज के आधार पर होता है। अर्थात मतलब जिस भी संख्या पर होगा, मतलब जिस भी स्थान पर होगा उसी का उसमें गुणा होता चला जाएगा। चलिए जैसे समझते हैं, जैसे इकाई अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो देखो जो अंक होगा वो रख देंगे हम। ये जो अंक होगा इकाई का अंक रख देंगे, उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 1 का गुणा कर देंगे। हमने आपको क्या बताया था? उसके स्थान की गुणज के आधार पर होता है, जो गुणा हो रहा है उसमें। इकाई का अंक 1 वाले स्थान पर है। अब जो दहाई वाले में जैसे करना, दहाई के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना, तो जो दहाई का अंक जो होगा वो रख देंगे, उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 10 का कर देंगे। तो सैकड़ा होता है, सैकड़ा में कितने का गुणा कर देंगे? 100 का करते हैं, सैकड़ा वाला अंक रख देंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें देखिए ये लिखा है 9 7 5 3 4 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हमने अभी क्या बताया? गुणा में होता है। देखो 5 यहाँ पे रख दिया, ये 5 का 5 रख दिया हमने। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसमें देखिए, इसमें देखो कितने का गुणा हुआ है? 1 अंक 2 अंक, मतलब सैकड़ा वाले स्थान पे 100 का गुणा हो जाएगा इसमें। कितने का गुणा होगा? जब इकाई जाए सैकड़ा तो 100 का गुणा हो जाएगा, अर्थात कितना 500 आ जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 9 का स्थानीय मान। देखो पहले तो हमें 9 रखना, तो हमने 9 रख दिया। अब देखो कौन से स्थान पर? इकाई जाए सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पे, अर्थात 4 अंकों तक गुणा करना है। इसमें कितने का गुणा करना है? 4 अंकों का गुणा करना है। तो 4 जीरो लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 4 जीरो जैसे लगेंगे तो ये जाएगा अपने 90,000। तो 9 का स्थानीय मान आ जाएगा 90,000। यही अपना आंसर है। आइए अब आप लोगों को स्थानीय मान और जातीय मान समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन लेते हैं और वैसे सॉल्व करके देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, जातीय मान स्थानीय मान दोनों है इसमें। इसमें लगा देखो 9 5 4 3 2 1 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो जातीय मान स्थानीय मान निकालना हो तो आप लोग बता देंगे, लेकिन इसमें क्या पूछे? जातीय मान और स्थानीय मान का आपस में क्या करना है? गुणनफल करना है, अर्थात हमें गुणा भी करना है। चलिए पहले सॉल्व करके देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखो पहले संख्या लिख लेते हैं हम। पहले 9 5 4 3 2 1 ये संख्या हो गई। अब इसमें देखो किसका जातीय मान निकालना? 3 का जातीय मान निकालना। तो हमने आपको बताया था, देखो जातीय मान जो होता है वो इसकी वही वैल्यू हो जाती है। क्या वैल्यू हो जाती है? जो उसकी वैल्यू है वो खुद की वैल्यू हो जाएगा, अर्थात जातीय मान 3 हो जाएगा। हमने 3 का क्या निकाला? 3 का स्थानीय मान निकाला। तो स्थानीय मान का मतलब क्या बताया था हमने? वो कौन से स्थान पर है
इसका इसमें गुणा हो जाएगा उसकी वाली। देखो अब ये 3 लिख दिया हमने, तो जब इकाई दहाई सैकड़ा मतलब कैसा है, दहाई वाले स्थान पे आ रहा, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 के स्थान पे आ रहा है, तो 100 का गुणा होगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो जाति मान अपने 3 निकल के आया और स्थानीय मान कितने निकल के आया, 300। अभी और कुछ करना है सवाल में, देखो गुणनफल करना है, अर्थात इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 300, 300 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। यही अपना आंसर है, यही अपना गुणनफल है। आइए अब आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे करते साहब। अब आगे देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। अब हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंटीजर संख्या। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। अब ये कैसे पहचानेंगे कि ये संख्या पूर्णांक है या नहीं है, तो आप लोगों को ये परिभाषा याद रखनी है कि ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर दर्शाई जा सके। संख्या रेखा क्या होती है, एक लाइन होती है उसमें दिखाई जाती है। देखो लाइन में क्या होता है, हमने एक लाइन खींच ली, यहाँ पे हमने 0 मान लिया, ठीक है। अगर हम इस साइड जा रहे हैं मतलब दाएं साइड जा रहे हैं तो सारी संख्या कैसी होती है, अगर दाएं साइड जा रहे हैं तो सारी संख्या पॉजिटिव होती है, और अगर हम बाएं साइड जा रहे हैं तो हमेशा सारी संख्या कैसी होती है, बाएं साइड जा रहे हैं तो हमेशा निगेटिव होती है सारी संख्या। अर्थात जो संख्या रेखा पर दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्णांक अपने कैसे हो सकते हैं, देखो पूर्णांक अपने पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और जो जीरो है वो अपना क्या है, वो अपनी एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, जीरो है वो अपनी एक पूर्णांक संख्या है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, देखो जो सामान्यतः यूज करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात रेगुलर यूज की जाने वाली संख्या हुई वो अपनी क्या कहना है, वो प्राकृतिक संख्या कहना है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चले जाए, कहाँ चले जाए, 9 में चले जाएंगे। ये संख्या अपनी कैसी कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी प्राकृतिक संख्या। अब आगे देखते हैं होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जो अपनी प्राकृतिक संख्या होती है उनमें हमेशा 0 छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है, 0। अर्थात देखो 0 से प्राकृतिक संख्या वो अपनी क्या कहलाएगी, वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। अर्थात अगर हम देखो 0 को भी साथ में ले लें, जैसे अगर हम 0 को भी साथ में ले लें और क्या ले लें, और हम अपनी सामान्य संख्याओं को यूज कर दें, उन संख्याओं को भी साथ में ले लें, तो अपनी क्या संख्या बन जाएगी, वो होल संख्या बन जाएगी, अर्थात पूर्ण संख्या बन जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखो जो अपनी प्राकृतिक संख्या है उनको अगर हम 0 को भी साथ में ले लें तो वो अपनी पूर्ण संख्या बन जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है वो अपनी सम संख्या कहलाती है। अर्थात जब 2 को 0 वहां करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, ऐसे 2 4 6 8 10 ऐसे बहुत सारी संख्या होगी जो अपनी कैसी संख्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएगी। अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाए वो अपनी सम संख्या कहलाती है। अब आगे देखते हैं और नंबर। और नंबर का मतलब क्या होता है, विषम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, अर्थात 2 से डिविजिबल ना हो, वो अपनी क्या कहलाएंगे, वो विषम संख्या कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देखो 1 है, ये अपनी 2 से डिविजिबल नहीं होगी, 3 है ये भी नहीं होगी, 5 है ये भी नहीं होगी, 7 है ये भी नहीं होगी, ऐसे ऐसे अपना और बहुत चेक कर सकते हैं। अर्थात ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो वो अपनी क्या कहलाएगी, वो अपनी विषम संख्या कहलाएगी। अब देखिए प्राइम नंबर, ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों को याद कर लेना, ये आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। प्राइम नंबर का मतलब होता है आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या पहचानेगी कैसे, आभाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि कैसे पहचाने कि ये आभाज्य संख्या है। देखो इसकी परिभाषा होती है, जो संख्या 1 या स्वयं से डिविजिबल हो, अर्थात 1 या स्वयं से विभाजित हो, वो अपनी संख्या क्या कहलाएगी, वो आभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो 2 लिखा, 2 अपने देखो 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल, अर्थात 2 कैसी है अपनी प्राइम नंबर, अर्थात आभाज्य संख्या है। 3 है, देखो ये 1 से है, 3 से, अर्थात ये आभाज्य संख्या। 5 है, ये भी है, ये 7 है, ये भी आभाज्य संख्या है। और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, जो भी आभाज्य संख्या होती है उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं, उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऐसे हम पहचान, अगर जब जिनके 2 गुणनखंड हो रहा है वही अपनी कैसे हो जाएगी, आभाज्य संख्या होगी। लेकिन उसका नियम होता है कि वो 1 से और स्वयं से डिविजिबल होनी चाहिए। चलिए और देख लो, अब जो ये 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कभी कभी क्वेश्चनों में क्या आता है कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या बताइए, तो आपको 2 रखना है। क्या रखना है, 2 रखना है। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि सम आभाज्य संख्या बताइए, तो सम आभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, वो 2 है जो अपनी सम आभाज्य संख्या होती है। ठीक, आइए आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, इस 1 से लेकर 100 तक की बीच की संख्याओं, बीच आभाज्य संख्याओं को उन्हीं बारे में पूछता है, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, तो 1 से 100 तक के बीच आभाज्य संख्या हमेशा कितनी होती है, टोटल 25 होती है। आपको याद रखना 1 से 100 तक के बीच आभाज्य संख्या 25 होती है। कैसे होती है, तभी हम देखो बताते हैं आपको। देखो 1 से लेकर 25 तक 9 आभाज्य संख्या होगी, कितनी हुई,
1 से लेके 25 तक 9 अभाज्य संख्या होगी। आप लोग देख लेना कौन से ले, और 25 से लेके 50 तक 6 अभाज्य संख्या होती है। अगर कभी ये पूछे कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप लोग बता दें 9 से 15 होती है अभाज्य संख्या। कितनी होती है? 15 होती है। अब देखिए 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है। कितनी है? 10 अभाज्य संख्या होती है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब देख लीजिए, तो 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। और अगर देखो 50 तक नहीं, तो 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। आइए आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं को प्राइम नंबर, अर्थात सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? जैसे अपनी ऊपर वाली अभाज्य संख्या है, वैसी ही अभाज्य संख्या नीचे भी होती है। देखो ऐसी अभाज्य संख्या या ऐसी संख्या जो एक से अधिक संख्याओं में विभाजित हो, वो अपनी सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब एक से अधिक कैसे? एक से अधिक संख्याओं से विभाजित। अर्थात देखिए देखो यहाँ क्या होता है? अभाज्य संख्या कैसे होती है? जिसमें केवल 2 वेक्टर हो, लेकिन इसमें कितना हो? एक से अधिक फैक्टर होने चाहिए। इसमें कितने होने चाहिए? एक से अधिक फैक्टर हो, तभी ये पहचानेगी कि ये सह अभाज्य संख्या है। देखिए इसमें कभी भी आपकी प्राइम नंबर नहीं आए, क्योंकि प्राइम नंबर की पहचान होती है केवल 2 आएंगे। इसमें क्या होता है? एक से अधिक होने चाहिए, तो वो हमेशा प्राइम नंबर नहीं आ सकते। ये बात आप लोग याद रखना। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 4 लिखा है यहाँ पे, इसका जब कितनी फैक्टर हो सकते हैं? एक तो 1 से डिवीजन हो सकता है, 2 से हो सकता है, और ये 4 से हो सकता है। अब ये 1 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं इसके, अर्थात ये 4 अपनी कैसी है? अर्थात ये 4 जो है इसकी सहवास संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 2 4, ये अपनी सहवास संख्या होगी। ऐसे जगह एक एग्जाम्पल देखिए, 6 को हम देख कैसे तोड़ सकते हैं? 1 में कर सकते हैं भाग, 2 से भी तोड़ सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं। अर्थात इसके कितने फैक्टर हो जाएगा? अर्थात इसके 4 फैक्टर हो जाएंगे। ये कौन से फैक्टर होंगे? ये सहवास संख्या कहलाएगी। अर्थात 1 2 3 और 6, ये 6 की सहवास संख्या कहलाएगी। कितनी आवास संख्या होगी? 4 आवास संख्या हो जाएगी। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर, रेशनल नंबर, परमेय संख्या। ऐसी संख्या है जो अपने पी क्यू के रूप में हो, मतलब अंश और हर के रूप में हो। उसके रूप में हो, अंश और हर के रूप में हो, वो हमेशा क्या कहलाएगी? वो अपनी परमेय संख्या कहलाएगी। या ऐसे समझ लीजिए एक अनुपात में संख्या दी जाए, वो अपनी कैसी होगी? वो हमेशा परमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा 1/2, ये देखो अंश और हर के रूप में, ये परमेय संख्या होगी। अभी देखो 6 लिखा, 6 के नीचे अगर हम वन माने तो कोई दिक्कत तो है नहीं, तो ये भी देखो अपना अंश होगा, ये हार होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ देखो देखो 2 के अंदर 36 लगा, तो इसमें कितना बार निकला है? 6 निकला है। 6 के नीचे 1 मान, ये भी देखो अपने भिन्न के रूप में होगा, ये कैसे हो जाएगी? परमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये लिखा 2.5/10, अगर हम इसका दशमलव बताएं तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 से 100, ये कैसी होगी अपनी? ये भी अपनी परमेय संख्या होगी, क्योंकि ये बनने के रूप में हो गई है। अब आगे देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो पी क्यू के रूप में ना हो, मतलब अंश और हर के रूप में ना हो, वो अपनी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो, वो अपनी क्या कहलाएगी? वो परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात यहाँ पे अगर रूट के अंदर कोई संख्या है और उसका वर्ग नहीं बन रहा है, अर्थात वर्गमूल नहीं बन रहा है, तो अपनी कैसी संख्या कहलाएगी? वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात इन्हें हम नेगेटिव वैल्यू भी कह सकते हैं। क्या इन्हें हम नेगेटिव वैल्यू भी कह सकते हैं, या नेगेटिव नंबर भी कह सकते हैं। ये क्या कह सकते हैं? नेगेटिव नंबर भी कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था? ऐसी संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर बने, मतलब वर्गमूल ना निकले संख्या, वो अपना क्या करेगा? परमेय संख्या कहलाएगी। क्योंकि रूट 5 है, रूट 5 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये कैसी है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, अर्थात अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 है √3, ये भी अपनी कैसी है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है, अर्थात ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमेशा दशमलव में आती है, तो हमने आपको क्या बताया था? ये नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तो वो भी अपनी क्या होती है? वो भी अपनी अपरिमेय संख्या हो जाती है। आई होप आप लोगों को नंबर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होते हैं। अब आगे तो हम आगे चलते हैं व्यवस्था के नियम पर, डिविजिबिलिटी रूल। चलिए देखते हैं कौन कौन से रूल होते हैं। सबसे पहले देखो हमने केस बना के आपको सारी चीजें बताने की कोशिश की थी, जितने भी रूल बनेंगे सभी संख्या को बता देंगे आपको। पहला केस है, इसमें देखो हमने आपको क्या बताया है, इसमें क्या होता है? 2 और 5 की घात की व्यवस्था का नियम। इसे हम कैसे पहचानेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखते हैं 2 की पावर 1 लिखा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या है? 2 की पावर 1 हम क्या लिख सकते हैं? 2 ही तो लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब 2 एक बार लिखा जाएगा, और इसका मतलब जो घात होगी उसे हम कैसे देखेंगे? लास्ट डिजिट। इसका मतलब जो भी संख्या होगी उसका लास्ट डिजिट में हम कितने का भाग करेंगे? हम 2 का भाग करेंगे, तो वो पता चल जाएगा कि 2 को 2 से विभाजित होगी वह संख्या। अब आगे देखते हैं 2 की पावर अगर हमने 2 किया, अर्थात कितना मिलेगा? हमें 4 मिलेगा। तो एक ऐसा नंबर होगा, संख्या होगी, इसमें हम कितने राष्ट्र देखेंगे?
लास्ट के दो डिजिट देखेंगे, यदि वो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो समझ लेना कि वह संख्या अपनी 4 से टोटल डिवाइड हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 3, अर्थात हमें कितने अंक देखना है, लास्ट के 3 अंक देखना है। यदि वो 3 अंक 8 से डिविजिबल हो रहा है तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं। अर्थात हमें कितने अंक देखना है, जो पावर होती है वह अंक देखना है। अर्थात हम लास्ट के कितने अंक देखेंगे, 4 अंक देखेंगे। यदि 4 अंक 16 से डिविजिबल हो रहे हैं तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात देखिए हमने कितने नियम देख लिए, एक 2 से विभाजित होने वाली संख्या देख ली, एक 4 से विभाजित होने वाली संख्या देख ली, एक 8 से विभाजित होने वाली संख्या देख ली, एक 16 से विभाजित होने वाली संख्या देख ली। हम कैसे याद करेंगे, देखो इनकी जितनी पावर है वही संख्या हमें देखना है। देखो 2 से अगर विभाजित करना कोई संख्या तो हम लास्ट का पहले डिजिट देखेंगे, उसमें अगर 2 का भाग चला गया तो वह विभाजित हो जाएगी। लास्ट अगर हम 4 से देखना है तो इसकी पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अर्थात अगर दो जिसकी संख्या के दो संख्या होगी, यदि उसमें भाग चला जाएगा 4 का तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो 8 है, 8 को कैसे लिख सकते, 2 की पावर 3 लिख सकते। अर्थात किसी भी संख्या को जो लास्ट के 3 डिजिट हो गए उसमें अगर हम 8 से भाग करेंगे और पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ऐसे 16 में होता, 16 को जब 2 की पावर में लिखेंगे तो 4 होगा, तो हमें लास्ट के कितने डिजिट देखना, 4 डिजिट देखना। यदि किसी संख्या के 4 डिजिट में हम अगर 16 से भाग करेंगे और अगर वो संख्या पूरी पूरी डिविजन होती है तो इसका मतलब है कि वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। यही नियम अपने क्या होता है, यही नियम अपने 5 के में भी लगता है। 5 की पावर 1 है, यहाँ देखो, इसका मतलब है कि वो संख्या का लास्ट डिजिट यदि 5 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित होगी। अब देखो 25 को कैसे लिख सकते, 5 की पावर 2 लिख सकते, तो 25 हम सीधा से याद करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट यदि 25 में डिविजिबल हो रहा है तो वह संख्या पूरी पूरी 25 से डिविजिबल होगी, अर्थात 25 से विभाजित होगी। अब यहाँ देखो 125 लिखा, 125 को कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। एक हम 125 से यदि देखना है तो हम सीधा क्या करेंगे, इसे 5 की घात में बदल लेंगे तो 3 आया, तो हम लास्ट के कितने डिजिट देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ये 125 का भाग 11 तो वह संख्या पूरी पूरी 125 से डिविजिबल होगी, अर्थात विभाजित होगी। ऐसे जो 625 में क्या होता है, यदि 4 लेंगे लास्ट के डिजिट तो 625 में 5 की पावर 4 होता है, तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट लेंगे, यदि 4 डिजिट में 625 का भाग 11 तो वह संख्या 625 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। अब एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिए आप। देखो पहले हम आपको 2 का बताते हैं, जैसे यहाँ लिखा 4 6 8 4 5 2, ठीक। हमने पूछा तो बताइए 2 से संख्या विभाजित है या नहीं, 2 से विभाजित है या नहीं है, क्या पूछा, 2 से विभाजित है या नहीं। तो कैसे पता नहीं, हम देखो 2 को कैसे लिख सकते, 2 को लिख सकते 2 की पावर 1, तो हमें कितने डिजिट देखना है, लास्ट के 1 डिजिट देखना है, लास्ट के फर्स्ट डिजिट क्या देखना है, लास्ट के फर्स्ट डिजिट देखना, कितने भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे, तो लास्ट के फर्स्ट डिजिट कितना है, 2 है, इसमें कितना है, 2 है, तो 2 का इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या है ये पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर मान लो 4 से देखना हो, किससे देखना हो, 4 से विभाजित करना हो, यदि हमें 4 से विभाजित करना हो, किससे करना है, 4 से विभाजित। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, हम क्या करें, अब लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है, कितना डिजिट देखना है, 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट कितना है, इसमें 52 है, तो हम कितने भाग करेंगे, तो 4 का सीधा 52 में भाग करेंगे। अब यदि 4 का में भाग करेंगे तो 4 1 4, 4 3 12 पूरा पूरा कट रहा, तो अर्थात ये जो संख्या है ये संख्या अपनी किससे डिविजिबल होगी, 4 से भी विभाजित हो जाएगी। आप आई होगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे करना। ऐसे ही 5 का भी करते हैं, 5 का कैसे करेंगे, इसमें लिखा देखो 4 5 6 7 और 5 लिखा, ठीक। अब ये संख्या देखो हमें अगर तो 5 से विभाजित करनी तो हम इसमें देखो 5 को कैसे लिखते, 5 की पावर 1 लिख सकते। अर्थात हमें जो पूरी संख्या भाग ना देंगे, क्या देंगे, लास्ट का डिजिट दे देंगे। लास्ट के डिजिट में किसका भाग करेंगे, 5 का, ये पूरा पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो संख्या है ये 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर सेकंड में देखो 3 और 9 का प्राप्तता का नियम बताया है। आगे से कैसे बताएंगे, 3 और 9 का प्राप्तता का नियम सेम होता है। जो भी संख्या आपको दी गई है उनका क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल डिजिट, जितनी भी संख्या दी गई है उनके सभी अंकों का योगफल करना और उसमें 3 से भाग करना है। यदि देखो अगर 3 से पूछे तो 3 का करना, 9 से पूछे तो 9 का भाग करना। यदि उसमें 3 का या 9 का भाग पूरा पूरा चला गया तो वह संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 3 4, 2 3 4 5 और 6, ठीक। अब ये संख्या आपको बतानी है 3 से विभाजित है या नहीं। तो हमने क्या बताया, पहले करना सम ऑफ डिजिट, सभी संख्याओं को आपस में ऐड करना। तो ऐड कैसे करेंगे, 2 + 3 + 4
+5 + 6। अब मैंने ऐड करके देखते हैं, देखो 6 × 4 = 10, 5 = 15, 15 = 20। 20 में कितने का भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। अब ये भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या है, ये 3 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। आइए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं 7 का व्यवस्था का नियम। देखो 7 की व्यवस्था का नियम क्या करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और कठिन नहीं से आप आसानी से समझ लें। इसमें देखो जो भी संख्या होगी इसका हम पेयर बनाएंगे, क्या होगी, उसके हम पेयर बनाएं। अब देखिए यहाँ पे जैसे संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 लिखी, अब यहाँ पे हमने पेयर बनाना शुरू किया, एक तो पेयर ये बना है, पेयर कितने का बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। कितने का बनाना है, 3 3 का पेयर बनाना है। अब देखिए यहाँ पे देखो अपना पेयर नहीं बना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक अपना 0 बना दिया। अभी ये भी पेयर बन गया। अब देखो जैसे पेयर बनता है कि इस वाले में से दूसरा पेयर घटा देते हैं, एक पेयर घटा देते हैं, एक जोड़ देते हैं। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस वाली संख्या में से ये वाला पेयर घटा देंगे। अगर इसके आगे और पेयर बन गए तो वो इसमें जोड़ देंगे। मतलब एक प्लस करना, एक माइनस करना, क्या करना, एक प्लस करना, एक माइनस करना, मतलब ये प्लस माइनस, फिर आगे आएगा तो माइनस, फिर प्लस, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। 3 3 के पेयर बनाने पड़ते हैं। अब देखो जब 345 लगा, उसमें से कितना घटेगा, 12 घटेंगे। घटा के देखेंगे 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 333 बचा। अब इसमें 7 का भाग करेंगे, 7 का भाग जैसे मैंने किया तो 47 बार गया, लेकिन 4 क्या बचा, 4 अपना रिमाइंडर बचा, मतलब शेषफल बचा। तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, अर्थात ये जो संख्या है वो अपनी 7 से विभाजित नहीं होगी। क्या नहीं होगी, 7 से विभाजित नहीं होगी। आइए अब हम लोगों को समझ में आ गया होगा करना क्या है। पहले देखो हमें 3 3 के पेयर बनाना, फिर उसमें से एक जोड़ना है, एक घटाना है, एक जोड़ना है, एक घटाना है। इस तरीके से करेंगे, फिर उसमें 7 का भाग कर देंगे। जैसे ही 7 का भाग करेंगे, यदि उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो आप लोग समझ जाना कि 7 से विभाजित हो जाएगी वो संख्या। ठीक है, अब आगे चलते हैं 11 का व्यवस्था का नियम। ये अपना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक, देखो 11 का व्यवस्था का नियम कैसे आप करेंगे, जो भी संख्या दी गई होगी इसमें देखो विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग लिख लेंगे। यदि उनको अंतर या तो 0 आए, यदि जब उनका अंतर 0 आ रहा तो आप समझ सकते हैं कि वो संख्या 11 से विभाजित होगी। या फिर ऐसी संख्या हो जो 11 से, जिसमें 11 का भाग चला जाए, जो भी संख्या अपनी 11 से विभाजित होगी। चलो आप हमें एक एग्जाम्पल बताते हैं और देखते हैं ये 11 से विभाजित है या नहीं। देखो ये संख्या है, तो अब आपको कैसे करना, पहले हमें सम स्थान और विषम स्थानों का अंकों का योग लिखना। देखो इकाई अंक, ढाई अंक, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। देखो पहले इकाई एक अंक में है ये 1 2 3 4 5। देखिए अब हम लोग पहले विषम स्थानों का देखते हैं, 1 और 3 और 5 ये विषम स्थान होते हैं, तो मतलब 1 6 और 1 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपना 8। अब सम स्थानों का ये देखते हैं, 4 8, 8 ही हो गए 8। अगर इनका अंतर, इनका अंतर कितना है, 0 आ रहा है, तो समझ लो ये संख्या कैसी है, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। या फिर यहाँ पे कोई चीज बचे और अगर वो 11 के डिविजिबल हो जाए पूरी पूरी, तो भी हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाजित है। हम यहाँ देखेंगे तो ये संख्या कैसी है, 1 4 6 4 1, ये 11 से विभाजित है। ये कैसी है, ये 11 से विभाजित, यही अपना आंसर हो जाएगा। आइए अब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कौन कौन सी संख्या का व्यवस्था के लिए हो चुका। देखिए सबसे पहले हमने 2 का हो गया, 4 का हो गया, ठीक है, 5 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, 9 का हो गया, 7 का हो गया, 11 का हो गया और 8 का भी हो गया। बस 6 का नहीं हुआ, तो 6 का भी देखो समझ लेते हैं हम कैसे होता। 6 का नहीं, डायरेक्ट कोई नियम नहीं होता। देखो 6 का व्यवस्था का नियम देखते हैं हम, 6 का व्यवस्था का नियम। अब जो इधर से हमने बताया, जैसा अगर कभी भी संख्या ऐसी आ जाए जिसका कोई पेयर बन जाए, जैसे हम इसका पेयर कैसे बना सकते हैं, 2 और 3 का पेयर बना सकते हैं। लेकिन पेयर बनाते समय आप लोग याद रखना, तो इसका जो हमेशा एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ कितना होना चाहिए, हमेशा एचसीएफ 1 होना चाहिए, तभी उसका व्यवस्था का नियम बन पाए। ठीक है, जब इनका अगर एचसीएफ बन नहीं हुआ तो वो व्यवस्था का नियम नहीं बने। अब यहाँ पे देखिए जैसे 6 का व्यवस्था का नियम पूछे, तो उसका मतलब है कि वो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 6 से भी विभाजित होगी। तो हमने आपको देखो 2 का व्यवस्था का नियम बता ही दिया कि फर्स्ट डिजिट किससे विभाजित होगा, 2 से विभाजित होना चाहिए। और 3 का भी व्यवस्था का नियम बता दिया हमने, 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट और 3 का भाग करना हुआ है। यदि देखो 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे जैसे लिखिए 3 2 5 और 4, ये संख्या पूछी है कि 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। देखो 2 से चेक कैसे करेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, इसमें 2 का भाग जा रहा है, हाँ इसमें 2 का जा रहा है, तो ये 2 से विभाजित है। अब हमें 3 से देखना, 3 से हमें कैसे बताया था हमने, देखो 3 से बताया सभी अंकों का योग बटे 3 करना। तो पहले हम इसे देखो अगर हम ऐड करेंगे तो हमें टाइम लगेगा। अब सीधा क्या करते हैं, जितनी देखो 3 के बाद में जो डिवीजन होगा सीधे सीधे काट सकते हैं। देखो 3 से ये कट गए, तो 3 3 6 ये भी कट गए। अब ये देखो 5 4 9 हो रहा, तो ये भी कट गए, अर्थात ये 3 से भी
विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि जो संख्या ये है, ये जो संख्या अपनी 6 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये देखो 3 और दोनों से कट रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित होगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि क्वेश्चन में यही पूछा था कि संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं। आइए सारी संख्या हो गई, जिनका व्यवस्था का नियम आपको बता दिया है। आप लोग एक बार फिर से देख लेना। ये क्लास आई हो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और हमारी मेहनत यदि आपको पसंद आ रही है तो आप हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।